Good afternoon, everyone. Uh, Respected Secretary, Sir, Government of India, Additional Secretary Rajendra Kumar ji, J.R. Raghavendra ji, who is quite well known to me already, a friend of mine, and Neeraj Kumar Tyagi ji, and of course Ashutosh, who approached us, and my dear Neha. So, and rest of the people present here. And especially, I think, as I understand the purpose of this program, this whole program is to generate awareness of rights and duties among, the general people, which is the basic aim. Especially, we talk of paralegal volunteers, village level entrepreneurs associated with the law programs, as well as many of the grassroots functionaries of with regard to various ongoing community programs, such as maybe we have midday meal workers, or we have Anganwadi workers. I understand that. And I mean, the people who are involved in the empowerment initiatives programs through Department of Justice. So first of all, I would like to congratulate Ministry of Law and Justice and Department of Law and Justice with regard to carrying forward this basic aim of having laws. I feel we got independence way back, and our constitution came into existence, जिसके बारे में हम अभी शपथ भी उसके प्रियम्बल हमने पढ़ा है, जिसके साथ उद्देशिका जो हमारा शुरू करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम आज़ाद हुए और हमने अपनी सारी चीज़ें बनाई, और उसी वक्त बहुत सारे और भी कानून आए, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, कुछ लॉज हमारे पहले के भी चल रहे हैं। पर हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो मासेस हैं, आई एम स्टिल से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट आफ्टर 75 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, law is still a luxury. Only rich people, only affluent people knows law, can go for the enforcement of law. तो अब ये जो एक हमारा एफर्ट है, जिस एफर्ट में, जैसा कि अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं करीब 8-10 साल से नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के साथ एसोसिएटेड हूँ। वीमेन रिलेटेड लॉज के अवेयरनेस जनरेट करना, और उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन या रेमेडीज अवेलेबल क्या हैं, एंड व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे आउट। क्योंकि अगर हम किसी को कानून की थोड़ी बहुत जानकारी दे भी देते हैं, या कहीं से वो लोग जान भी लेते हैं, तो उनको नहीं पता होता है, एक आम इंसान को, ये कानून या इसमें जो मुझे राहत मिली है, या जो इसमें मुझे कोई रेमेडी मिल रही है, वो मिलेगी कैसे। तो ये जो दिशा है, आपका जो इनिशिएटिव है, डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, which is, I think, the objective is to implement is pan-India. And to generate not only awareness, but in a way to talk about the delivery of the justice. It's commendable. And if taken seriously and taken ahead seriously, it will go a long way in fulfilling the real purpose of our lawmaking, real purpose of, जो भी कोई law बनता है, सबसे पहले वो सबके लिए होता है कोई कानून। उसके बाद वो कई बारी कुछ कानून हमारे यहाँ बहुत स्पेसिफिक कानून भी, अभी अनुराग जी ने बताया, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 की ही बात करते हैं, जिसमें एक राइट दिया गया है, there shall be no discrimination on the basis of caste, creed, color and sex, but simultaneously, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे यहाँ वीमेन जो हैं, उनको ज़रूरत थी अपलिफ्ट करने की। इफ़ वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। कई बार उस इक्वालिटी को लाने के लिए हमें कुछ अनइक्वल लोगों को ऊपर लाने के लिए कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है। तो वो उस माध्यम से भी हमने बात करी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करी है। और अगर हम देखें, और आपके प्रोग्राम में भी मैं पढ़ रही थी, जो इससे पहले कई प्रोग्राम हो चुके हैं, और जो आप लोगों ने करें, चाइल्ड राइट, बच्चों को मसलन हम मानते हैं कि हमें ज़रूरत है उनके हक़ को बताने के लिए, उनके रिलेटेड कानून और स्पेशल लाने के लिए, या हम वीमेन से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस, या वीमेन से रिलेटेड वीमेन एट वर्क प्लेस। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इनफैक्ट वो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, पर कई बार ऐसी भी बात होती है कि वीमेन के लिए क्यों स्पेशल कानून बनाए गए हैं, क्यों वो स्पेशल, वाई लॉज आर नॉट जेंडर न्यूट्रल। पर ज़रूरत है, अभी काफ़ी वक्त तक ज़रूरत है। तो जो आज का विषय है, स्पेशली
keeping in view we are into the mode of Constitution Day. We are celebrating Constitution Day tomorrow on 26th of November, which is a very important day. And as already said by राजेंद्र कुमार जी, पहले इसका इतना महत्व नहीं दिया जाता था, फिर कुछ साल पहले शुरू हुआ तो लॉ डे करने लगे हम इसको, और उसके बाद हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे, और बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन भी होता है. एंड वी ट्राई टू जनरेट मोस्ट ऑफ द पीपल के कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन अडॉप्ट हुआ था, और उसी के माध्यम से आज जो हम बात कर रहे हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो हमारे पास कानून होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही हर लॉ की उत्पत्ति होती है, हर लॉ उसी से जनरेट होता है, हर लॉ को उसी के ऊपर खरा उतरना होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हक देता है, जो हमें राइट्स देता है, कैन यू प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स तो देता है, और बहुत सारे राइट्स हैं. एक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. चूँकि मुझे लग रहा है कि मैं आप सब पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा एड्रेस कर रही हूँ पैरालीगल वॉलंटियर्स को, और मे बी सम फंक्शनरीज एट द ग्रास रूट लेवल, तो मैं उसी मीडियम से बात कर रही हूँ. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर हम पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे गए हैं. जबकि फंडामेंटल राइट्स हमारे काफ़ी ह्यूमन राइट्स होते हैं. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमें एक्चुअली वो हमारे हैं, अंदर से हैं. वी आर बॉर्न विद दैट. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ स्वतंत्रता का अधिकार, या हमारी इक्वालिटी का अधिकार, या हमारा अपना कोई भी रिलीजन को प्रोफेस करने का अधिकार, या अभी हमने एजुकेशन का अधिकार भी जोड़ लिया है, या लिबर्टी का अधिकार. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिविलेज देता है वो ये देता है कि इन अधिकारों को पाया कैसे जा सकता है. अगर ये अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं, या ये आपके, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्पेसिफिक है. जो कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स में, अगर आप आगे जाके पहले दिखा सकते हैं, तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स आ रखे हैं. कैन यू प्लीज़ गो टू 2-3 नेक्स्ट स्लाइड, देन आई विल आस्क, गो नेक्स्ट जी. तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जहाँ राइट टू इक्वालिटी, अगर आप अगली स्लाइड में जाएंगे हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने उसको. जी, तो पीछे हाँ, कानून के समक्ष, हिंदी वाले पे जाइए. समता का अधिकार, अपराधों के दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण, एंड देन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार. तो कहने का मतलब ये कुछ अधिकार हैं जो आप पढ़ सकते हो. ये अधिकार हमारे देश में सबको मिले हुए हैं, चाहे वो नागरिक हों या वो विदेशी लोग हों, और कुछ अधिकार हमारे सिर्फ नागरिकों के लिए हैं. कैन यू प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, तो ये कुछ अधिकार हैं जो हमारे सिर्फ नागरिकों को मिले हुए हैं, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सबको समानता मिलेगी जॉब्स में, नौकरियों में. या फिर हमारे कुछ फ्रीडम्स हैं, 6 फ्रीडम्स दे रखी हैं आर्टिकल 19 में, जहां वो कहते हैं आपको बोलने का अधिकार. लेकिन जो से भी अधिकार हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी अधिकार आप लोग लें वो एब्सोल्यूट नहीं है. आपका ऐसा नहीं है कि आपका एक साइडेड है. जब भी कोई भी अधिकार आपको मिलता, अभी हम ड्यूटी की बात बाद में करेंगे, लेकिन अधिकारों के अंदर में हर अधिकार के साथ आपको लिमिटेशन है. फॉर एग्जांपल, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं. सड़क पे आप चल सकते हैं, बट सड़क पे आप ऐसे नहीं चल सकते दूसरों को मारते हुए चलें, दूसरों से टकराते हुए चलें. सड़क पे चलने का अधिकार है. और अगर इसी के साथ हम ड्यूटी जोड़ देते हैं, आप सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन सड़क पे चलने के लिए आपको ट्रैफिक रूल्स का भी फॉलो करना पड़ेगा. तो ये जो चीज़ें हैं, हर अधिकार, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है या आपके जो और कानूनों में अधिकार हैं, हर अधिकार का एक लिमिटेशन होती है. इनफैक्ट हमारी लाइफ में ही लिमिटेशंस होती हैं. हम कोई भी चीज़ तो अकेले एब्सोल्युटली मनमर्जी से नहीं कर सकते. हम सिंपली भी अगर हम नहीं बात करते हैं, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, पर हमें किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है. तो इन ए सिंपल लैंग्वेज, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत स्पेसिफिकली कुछ आर्टिकल्स बना दिए. बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आर्टिकल्स नहीं बनाते हैं. इसीलिए मैंने आपको बताया जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, वो हमारे बेसिक राइट्स हैं, वो हमारे इनएलिनेबल राइट्स हैं, वो हमसे जुड़े हुए राइट्स हैं. और उन्हीं राइट्स में से निकल के बहुत सारे और कानून बनते हैं. उन्हीं राइट्स में से निकल के बहुत सारे और कानून बनते हैं. मैं फिर से आर्टिकल अगर 14 पे जाऊँ, जो कहता है राइट टू इक्वालिटी एंड एंड देन इक्वालिटी, फिर
एक्सप्लेन या इक्वालिटी अगर हम बात करें तो वेदर इट इज़ बिफोर लॉ और फॉर द लॉ, तो इक्वालिटी अमंग इनइक्वल्स तो नहीं हो सकती। कई बार हमें उस इक्वालिटी को इक्वल करने के लिए बहुत सारे और लॉ बनाने पड़ते हैं, और इसीलिए आर्टिकल 15, 16, 17, 18 उसी का पार्ट है, क्योंकि उस इक्वालिटी को लाने के लिए, उस बराबरी को लाने के लिए, उस समता को लाने के लिए, जो आप लोग अगर ब्रॉडली कहीं अगर देख लेंगे खोल के कि आर्टिकल 14 में तो इक्वालिटी दी, सब इक्वल है, सब इक्वल नहीं हो सकते। कई बार सेक्स के बेस पे सब इक्वल नहीं हो सकते, कई बार रीजन के बेस पे नहीं हो सकते, कई बार ज्योग्राफी के बेस पे नहीं हो सकते। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे फ्रेमर्स थे, वो हमारा कीपिंग इन व्यू द डिस्पैरिटी, कीपिंग इन व्यू द वेदर इट इज़ लिंग्विस्टिक, वेदर इट इज़ रीजनल, वेदर इट इज़ कल्चरल, उन्होंने बहुत ध्यान रख के बहुत स्पेसिफिकली आर्टिकल फ्रेम करे। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट और मौलिक अधिकार की, तो जनरली हम कहते हैं हमें अमेरिका से बोरो करा है हमें, लेकिन नहीं, हम नहीं कहेंगे अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका वालों ने तो बहुत ब्रॉडली एक आउटलाइन दे दी है। हमने उसे बहुत स्पेसिफिक, बहुत कैटेगरिकल बनाया, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत थी डिफरेंट चीज़ों को। आर्टिकल 15 जैसे कहता है हमें रिलीजन को देखना था, हमें रेसिस को देखना था, कास्ट को देखना था, सेक्स को देखना था, प्लेस ऑफ बर्थ को देखना था, बहुत सारे ऐसे ये सारे एस्पेक्ट। तो आज की डेट में अगर हम सेक्स ही कहते हैं, तो काफ़ी हमने इक्वालिटी लाने के लिए, उस आर्टिकल 14 को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं अपनी वीमेन को एट पार लाने के लिए। कई बार हम एम्प्लॉयमेंट पर रिजर्वेशन दे देते हैं। अभी हमने जैसे ये वर्क प्लेस का ही कानून बनाया, जिसमें हम कहते हैं दे विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट ऑफ कोर्स नाउ हाउएवर अभी हम बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी हमारी काफ़ी सारी वीमेन जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में आ गई हैं, कई जगह इक्वल नंबर में भी आ गई हैं, कई बार बढ़त भी होने लगी है। तो ये भी एक आवाज़ आती है, वाई देयर इज़ नो जेंडर न्यूट्रलिटी, आदमियों के लिए भी क्यों सेम नहीं है। ठीक है, वक्त आएगा जेंडर न्यूट्रलिटी भी हो जाएगी, पर ऐसे है। डोमेस्टिक वायलेंस, सिंस वी हैव कम आउट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये था कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा घर में होती हैं और उनके साथ प्रताड़ना भी होती है, उनके साथ वायलेंस भी होता है, तो उसे डील करने के लिए कानून। सिमिलरली अगर मैं एग्जांपल देने लगूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमने इसलिए कानून बनाए स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कि हम उन्हें बराबरी पे ला सकें। तो बराबरी पे लाना एक अपने आप में काम है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो हमारी फ्रीडम्स हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या असेंबल होना, या फिर यूनियंस बनाना, हर चीज़ के ऊपर हमारी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। तो आप लोग इस माध्यम से अगर समझें तो ये समझ सकते हैं कि हमें जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, या मैं कहूँगी और भी कानून मिले हुए हैं जहाँ आपके अपने राइट्स की बात होती है, हर जगह को रिलेटेड ड्यूटीज़ होती हैं, हर जगह आपको थोड़ी सारी कर्तव्य होते हैं। तो अक्सर हम लोग अपने जनरल लोग राइट्स के बारे में तो बात करना चाहते हैं, राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं, पर अपनी ड्यूटीज़ को इग्नोर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, जैसा कि ऑलरेडी अनुराग दीप जी ने बता रखा है, कि उस वक़्त हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स तो डाल रखे थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी उस वक़्त नहीं डाली थी। 1976 में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उस समय हमने और एक स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसने सजेस्ट करा, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली, जो कि इनिशियली 10 थी नंबर में। अगर आप जाना चाहें फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जा सकते हैं। मैं कोई ख़ास स्लाइड्स एक्चुअली नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अपना हिसाब से बता रही हूँ, बट फॉर द तो फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो यहाँ पर दे रखी हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि टू अबाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इन सबको रिस्पेक्ट करना है और ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। अब इसे हम फंडामेंटल ड्यूटी या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी मान लें, या मॉरल ड्यूटी भी मान सकते हैं। ही ऑलरेडी सेड कि कुछ चीज़ें ऐसे कहने की ज़रूरत नहीं होती, हमें खुद भी कर्तव्य होते हैं। बट फिर भी यहाँ लिखने के बाद एक हमारा ये जो ड्यूटीज़ हैं, ये थोड़ी और ड्यूटीज़ से ऊपर ड्यूटीज़ हैं, जो अभी भी इन्फोर्सिबल तो नहीं है बाय कोर्ट ऑफ लॉ,
बट टू सम एक्सटेंट हैं बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड वेदर इट इज़ टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक ये तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है अपने देश के लिए। इसमें एज सच अगर ड्यूटी में नहीं भी आया था, जब भी ये हमारा कर्तव्य था। फिर हमें साइंटिफिक टेम्पर के बारे में एक है, या फिर हमारे जो स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड है। आई मीन इवन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रियम्बल को अगर हम साथ रख के देखते हैं तो दे आर ऑल्सो मैचिंग। जस्ट लाइक अगर हम प्रियम्बल, वी ऑलवेज से वेदर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। हम कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के लोगों में ये अक्सर एक डिबेट चलती है, डिस्पाइट किसी आर्टिकल में नहीं लिखा गया प्रियम्बल, बट प्रियम्बल हर आर्टिकल का की है, हर आर्टिकल का की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स है। वो क्या चाहते थे? अगर हम अभी वहाँ का लिबर्टी वर्ड लेते हैं और हम आर्टिकल 21 या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई केस का जजमेंट दे रहा है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पढ़ते हैं, वो पढ़ के जानना चाहते हैं कि ये वर्ड लिबर्टी क्यों पढ़ा था, ये वर्ड सॉवरेनिटी क्यों पढ़ा था, या ये वर्ड सेक्युलरिज्म क्यों पढ़ा था। उसके बावजूद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को अमेंड करा, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को अमेंड करा, जैसा कि 51 भी उसी 42nd अमेंडमेंट, जो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा एक चेंज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके माध्यम से आया। और जब आ गया है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जानें कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्योंकि एक चीज़ों को साथ साथ समझना कि ये मेरे राइट हैं तो ये मेरी साथ में ड्यूटीज़ भी हैं, किसी भी हेल्दी नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप खाली अपना राइट्स को समझते रहें, खाली अपने राइट्स को जानते रहें, वो काफ़ी नहीं है एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे ग्रोथ जो कि इंडिया है। इंडिया एक बहुत अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। वी आर डेवलपिंग सो मेनी थिंग्स, एंड ये वाला जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का to generate awareness among our masses about the law, जो सारे लोगों को पता हो कि उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या हक हैं, उनके क्या मूल अधिकार हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं। ये बहुत ज़रूरी है और सबको पता होना चाहिए। ये सबको पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम खुद ही वकील बन जाएंगे या खुद ही लॉयर बन जाएंगे, बट अगर आप ये जानेंगे तो आप नेशन की ग्रोथ में बहुत अच्छा एक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। जैसे अगर आप ड्यूटी में आप ये लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरिवेटरी टू द वीमेन, टू द डिग्निटी ऑफ द वीमेन। तो ये अपने आप में एक वर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटी में लिख रखा है, कितने सारे कानून लाने से बचा देगा, या जो कानून है उनका इम्प्लीमेंटेशन आपके अपने माध्यम से हो जाएगा, ना कि हर वक्त कोर्ट जाना या पुलिस में जाना या फिर हर इतने सारे केसेस बनना। अगर आपको पता है ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप वीमेन की डिग्निटी को कायम रखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़? या तो यहाँ कुछ और हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिनमें से लास्ट वन जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी थी, एंड साथ में एक फंडामेंटल राइट भी जुड़ा था, आर्टिकल 21A, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करें, वहाँ पर है कि हमें बच्चों को एजुकेशन और शिक्षा देना है, पर आई थिंक वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम टू दिस पॉइंट, बट वी हैव ऑलरेडी कम, एंड इट्स अ लॉन्ग वे वी हैव कम, and we are in the process of implementing free and compulsory education for each and every child with lots of facilities also. I understand that this was a big step, and it was a very difficult step by the government, and it was if we understand in terms of economy, it was big on the pocket of the government's exchequer, that कितना सारा to implement कि हर बच्चे को फ्री शिक्षा मिले स्कूलों में, उसके लिए स्कूल बनाना, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और उसको एक ड्यूटी भी बनाना पेरेंट्स और गार्जियन की, वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजें। और मुझे उससे भी ज़्यादा लगता है वो जो शिक्षक हैं इन स्कूलों में, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी चल रही है, और वो बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं कि वो उन बच्चों को ना खाली शिक्षा ही नहीं देते हैं, बल्कि उनकी हर ज़रूरत का, हर चीज़ का, चाहे यूनिफॉर्म प्रोवाइड करना हो, चाहे मिड डे मील्स प्रोवाइड करवाना हो, हर चीज़ का ध्यान, इन द सेंस इट्स देयर फुल ग्रोथ, दे आर लुकिंग इनटू नॉट ओनली एजुकेशन, क्योंकि वजह ही ये थी कि हमारे
millions of children were not going to the school because of poverty. So if they are provided with meals, if they are provided with other infrastructural facilities to go to the school, they are ready to go and they are going. And I understand, मैंने एक दो, क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, कई बार इस चीज़ को मापने के लिए कि ये लॉ कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ रिसर्चेस करवाते हैं। तो 2-3 PhD करवाई हैं, जिसमें हमने जो स्टूडेंट जिस रीजन का था उसे अपने एरिया के कुछ सिलेक्टिव सिलेक्शन करके कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना, और उसमें से दैट इज़ अ रिसर्च मेथडोलॉजी एक्चुअली, कि कैसे वो अपना सिलेक्ट करेंगे विलेजेस और कितने जिनको आइडेंटिकल बना के सैम्पलिंग करके और बुलाएंगे। तो बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है, और रिजल्ट आने में समय तो लगता है थोड़ा। तो जो हमने जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हैं, और अगर हम उसकी जानकारी और इस तरह के माध्यम क्रिएट कर लें, तो मेरे ख्याल में तो इट्स गोइंग ऑन टू गो अ लॉन्ग वे। फिर मैं कहूँगी कि कोविड जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया, आई विल जस्ट कंक्लूड विद दैट, कि कोविड का एक बहुत अच्छा पर्पस और एक बहुत अच्छा रिजल्ट, अच्छा, आई एम सेइंग दो इट्स वेरी ऑड वर्ड, बट बहुत अच्छा रिजल्ट थे कि सबको जुड़ना आ गया। इतना कुछ हम इतनी दूर तक नहीं ले जा सकते थे जिसे कि हम आज ले जा सक पा रहे हैं। इनफैक्ट आई विल जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग, जब मैं NCW का ये वाला प्रोजेक्ट कर रही थी, मैंने उनका एक मॉड्यूल बनाया था, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम विद रिगार्ड टू वीमेन रिलेटेड लॉज। इट्स अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट, इट्स स्टैंडर्डाइज्ड मॉड्यूल फॉर। तो उस वक्त जो मैडम चेयरपर्सन थी, शी आस्क्ड मी कि आपने मॉड्यूल बना दिया जिसे हमने अपनी डेस्क पर रख दिया या डिसैमिनेट करवा दिया, पर मैडम इसको हम हर लोग तो पढ़ नहीं सकते, इसे आपने अंग्रेजी में लिख दिया और हिंदी में लिख दिया, पर इसे फिर भी अभी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने वाले बहुत लोग नहीं हैं। तो इसको डिसेमिनेट करने के लिए हम चाहते हैं आप इसके जगह जगह इसके प्रोग्राम करें, कुछ जैसे स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूल को ले लें और एक एरिया से। फिर शी सेड यू डू इट पैन इंडिया। आई रिमेंबर दैट वॉज वे बैक इन 14। पर मैंने कहा नहीं मैडम, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत दिल्ली का या कुछ एरियाज ले सकती हूँ, दैट कैन बी अ मॉडल, यू कैन रिकॉर्ड दैट एंड इट कैन बी कैरीड फॉर, बिकॉज शी वांट कि वर्बली बोल के बताया जाएगा तो इट विल रीच टू द लार्जर मासेस, आउटरीच। तो पहला वर्ड मेरा यही था कि मैं कैसे, पर अभी ये जो मीडियम है जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं, आई फील सो प्रिविलेज्ड कि हम अपनी बात कितनी दूर तक पहुंचा सकते हैं। हम चाहे वो हम फंडामेंटल राइट्स बताएं, चाहे वो हम उनको उनकी ड्यूटीज़ बताएं, चाहे वो और राइट्स बताएं, और राइट्स के साथ साथ खाली राइट बता देने से भी नहीं होता है, उनको रेमेडी और उस रेमेडी को अवेल कैसे करना है। तो आप लोग प्लीज़ वो मॉड्यूल्स देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सिंपल इलस्ट्रेशंस, आई हैव नॉट गॉन इन टू आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स या सेक्शन, क्योंकि वो भारी भारी सेक्शंस और आर्टिकल की लैंग्वेज जनरल पब्लिक को नहीं ज़रूरत है, ना ही उन्हें समझ में आएगा। उसका कैसे उसको सिंपल भाषा में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पॉक्सो, आई एम टॉकिंग कैसे बच्चे को किसने टच करा तो दिस विल अमाउंट टू, और इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या कानून क्या है, उसका भी सीधा वाला सेक्शन या उसकी भाषा, और उसके लिए रेमेडी के लिए कहाँ जा सकते हो। क्योंकि कई बार जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस लॉ पढ़ते हैं, फिर हम कह देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, वो कहते हैं कहाँ होंगे ये प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर तो पता था, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ मिलेगा, और अगर मिलेगा तो हमें उससे क्या कहना होगा। दे डोंट नो कि ये सिविल रेमेडी है, इसमें उनको खाली आदमी को जेल में नहीं रखवा देना है, बल्कि उनको कुछ कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, उनको कुछ घर में जगह मिल जाएगी। तो ऐसी बहुत सिंपल बातें अगर लॉ का नाम सुन भी लें तो फिर यही लगता है कि घर, क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ में ही ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं अगर हमारे कोई डिस्प्यूट्स होते हैं। तो बहुत सारे सिविल लॉज में रेमेडीज़ हैं, लोगों को ये बात नहीं पता होती। फिर हमारी जुडिशरी का जो ओवरबर्डन जुडिशरी है, आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इफ डूइंग दिस, and simultaneously there are some type of short-term resolution of dispute methodology just on the pattern of legal aid and your some type of workshop or some type of program where we can counsel them, and many of the things can be withdrawn or can be solved with easier methods. I think with this I must conclude. I'm sorry I've not gone through all my slides, but which can be shared if you want, because they are also, I'm just talking about all these things. Thank you so much. धन्यवाद मैम।